नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल में डेली न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है आज का वो हम डिस्कस करते हैं। न्यूज़ के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करते हैं, जिससे आप देश दुनिया के बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो। और अगर आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो न्यूज़ में करंट में होता है, उसको उसको बैकग्राउंड उसका उठा करके ही एग्जाम में दिया जाता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए एक एक करके न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम 3-4 न्यूज़ उसके बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ टर्म देखेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में है। बहुत बार टर्म से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, वो जैसे सज्जनगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इस तरीके का कुछ कुछ टर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी फायर जो जंगल में आग लग गया था, इससे बहुत सारा जगह खराब हो गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो ये भी पूछा जा सकता है इसलिए क्वेश्चन। तो हम इसे इस कुछ कुछ इस तरीके के टर्म को भी लास्ट में 4-5 टर्म होगा जिसे हम समझेंगे। तो बहुत ही कंसाइज वे में और जितना आप याद रख सको, रिवीजन कर सको, वो हर दिन इस टाइम में आ जाता है। अगर आप हर दिन देखते हो तो अगर आप 10 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का तो आप 7 क्वेश्चन कर लोगे, और जो देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हो तो आप हर दिन अपडेट भी रह सकते हो। तो आइए हम न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। तो क्या क्या करेंगे, पहले हम न्यूज़ डिस्कशन शुरू करेंगे तमिलनाडु की न्यूज़ से। अभी वहाँ का बजट पेश हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि जो रुपीस का सिंबल है उसको चेंज करके वो अपना सिंबल डालेंगे तमिलनाडु में। दूसरा डिस्कस करेंगे जन आरोग्य योजना के बारे में, वो क्या होता है उसे भी डिटेल में देखेंगे। पर ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारे हॉस्पिटल फ्रॉड पाए गए हैं, क्योंकि वो जो आयुष्मान भारत है, जो योजना है जन आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उससे वो बहुत सारे हॉस्पिटल बहुत उसका फ़ायदा उठाए हैं, फ्रॉड पाए गए हैं, उन्हें पैनलाइज किया जाएगा। तो इस बारे में देखेंगे न्यूज़। और नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे जो इजराइल को लेकर के है कि इजराइल बहुत जेनोसाइड हुआ है। यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं कि इजराइल जो वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने बहुत सारे जेनोसाइड किया, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है इसके बारे में करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कहे हुए हैं कि अगर जहाँ भी वो जाते हैं उन्हें अरेस्ट, किसी भी देश में जाते हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं उन्हें वो अरेस्ट कर लें। तो इस बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या न्यूज़ में है। लास्ट में कुछ टर्म देखेंगे, वो कौन सा टर्म है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, उस टर्म से 5 टर्म देखेंगे, उससे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और जो न्यूज़ है उसका बैकग्राउंड देखेंगे, इससे भी पूछा जा सकता है। तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट का होगा, आप थोड़ा पेशेंस बना के समझोगे, देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं कुछ दिन से ही न्यूज़ शुरू की हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो बनाऊँ करंट अफेयर का। पहले स्लाइड में आ रहा था पर मेरे पास रिसोर्सेज अभी कम है तो मैं स्लाइड नहीं बना पा रही हूँ, तो इस वजह से अभी इस तरीके से आ रहा है। अगर आगे जाके इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे जैसे मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएगा तो मैं और ज़्यादा अच्छे से ये इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए स्लाइड बना के और PDF में इसको कन्वर्ट करके डाल दूँगी टेलीग्राम के ऊपर। तो आइए आज का एक डिटेल में न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम पहले तमिलनाडु वाले से डिस्कस करते हैं क्या है न्यूज़ में। तो शुरू करते हैं। देखो क्या है, ये सिंबल है रुपीस का, इसे वो चेंज करके जो अभी सिंबल लेकर के आए हैं वो कुछ इस तरीके का सिंबल है जो तमिल भाषा में होता है। तो वो सिंबल, इससे भाजपा परेशान हो गए। अब ये तो न्यूज़ में था, अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो रुपीस का सिंबल था वो कब आया था, 15 जुलाई 2010 में। ये एक फैक्चुअल हो गया। इसे कौन लेके आए थे, जिनका नाम था उदय कुमार। ये डिज़ाइनर थे, IIT से पढ़े हुए हैं और ये तमिलनाडु के ही है। तमिलनाडु जिसके अभी पार्टी के जो अभी हमारे जो तमिलनाडु स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं DMK पार्टी से, उसी पार्टी से MLA थे इनके पिताजी, जो ये सिंबल को लेकर के आए हैं। ये दूसरा फैक्चुअल बात हो गया। तीसरी बात ये है कि जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम बताना आप, उनका नाम है MK स्टालिन। दूसरी बात ये है, जो सिंबल चेंज करने का जो मैटर है वो किसके पास है, स्टेट के पास में है
या सेंटर के पास में है। तो जो सिंबल चेंज किया जा सकता है, ये यूनियन सब्जेक्ट है, सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए अपना स्टेट में लेकर के आ गए हैं ताकि अगले साल इलेक्शन है या अपना भाषा को, अपना लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, लैंग्वेज को अपने और दूसरी लैंग्वेज को नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए अपना लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो इलेक्शन में उनका जीत हो जाए। तो ये है इसका फैक्चुअल चीज़ है और इसमें कुछ खास नहीं है इसके बारे में जानने में। ये इसका बैकग्राउंड आप इतना याद रखना हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया है, ये को रिलेट करके आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आर्टिकल समझेंगे, मतलब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उसमें फैक्चुअल बातें मैं उसे समझा देती हूँ तो हो जाएगा। ये इतना फैक्चुअल बातें ये न्यूज़ के बारे में था। अब इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आर्टिकल से पहले मैं उसका कुछ आपको ये बताती हूँ। अच्छा, तमिलनाडु कहाँ है आप ये भी देख लेना। तमिलनाडु साउथ का एक, हमारे इंडिया में साउथ का स्टेट है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला को टच करता है। तमिलनाडु 3 स्टेट को टच करता है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है। तो आप याद रखना केरला 3 स्टेट को टच करता है, बाउंड्री उसका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो ये बात हो गया। अब हम लिखते हैं लैंग्वेज के बारे में कुछ। पहले जो लैंग्वेज है वो कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 8 में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 में है। इसमें टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पर इनिशियली कितना लैंग्वेज था? 14 था, बाद में 8 ऐड किया गया, ऐसे करके 1 + 3 + 4। 1 + 3 + 4 क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जो सिंधी ऐड किया गया था वो 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसे 71st 3 ऐड किया गया था, 71st और इसे किया गया था 92nd, ऐसे याद रखना। 21st 71st, 21st कब हुआ था? 1967, ये हुआ था 1992, ऐसे याद रखना। 1992, 90 और ये 2003 में। इसमें एक 1 + 3 + 4 ऐसे याद रखना। इसमें सिंधी ऐड किया गया था, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2003 में 4 किया गया था, मैथिली, संथाली, बोडो एंड डोगरी। ये एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं एक बार समझा दी। लैंग्वेज के बारे में शेड्यूल 8 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। शेड्यूल 8 में शुरुआत में 14 लैंग्वेज थे और अभी टोटल है 22 लैंग्वेज। 8 लैंग्वेज ऐड किया गया, 1 + 3 + 4। 1 ऐड किया 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1967 में, 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में 3 ऐड किया गया, जिसमें है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये एक फैक्चुअल है। और एक फैक्चुअल और याद रख सकते हो। यूनाइटेड नेशन जो है वो 2022 से लेकर के 2032 को कहा गया इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज, मतलब अपना लैंग्वेज का ये डिकेड रखा 10 साल को। कहाँ? यूनाइटेड नेशन। कौन कहे डिकेड लैंग्वेज होना चाहिए? यूनाइटेड नेशन 2022 से लेके 2032 तक, क्योंकि ये 32 तक कहानी है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस मतलब अपना लैंग्वेज, इंडिजीनियस लैंग्वेज। ये इंडिजीनियस लैंग्वेज ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि लैंग्वेज हमारा एक धरोहर होता है, हमारा हिस्ट्री बताता है कि हम ये जो दुनिया है, जो इंसान है, वो कहाँ से शुरू हुआ, लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ। तो इसे हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए ताकि हम अपने हिस्ट्री को और गहराई से समझ पाएँ। तो ये हमारा धरोहर है, इसीलिए यूएन जो है वो घोषित किए थे कि हमारा डिकेड होना चाहिए 2022 से लेकर के 32 तक इंडिजीनियस लैंग्वेज का। 2019 को वो ईयर घोषित किए थे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज। 2019 को इंडिजीनियस लैंग्वेज का ईयर घोषित किए थे। तो ये हो गए कुछ फैक्चुअल बातें। अब ये आर्टिकल में क्यों था? फैक्चुअल बात समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा फैक्चुअल बात कुछ नहीं है। अब ये एडिटोरियल में ये क्या कहा गया था इसके बारे में वो समझते हैं।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया। उसमें कहा गया अप टू 5th क्लास जो है उसे 3 लैंग्वेज सिखाया जाएगा। एक मदर टंग मतलब रीजनल लैंग्वेज, एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, और एक इंग्लिश होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब एजुकेशन जो आता है वो कौन सी लिस्ट में आता है ये आप बताना कमेंट करके। स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पूरे इंडिया के लिए लागू करना था वो आया था 2020 में। उसमें कहा गया था कि 3 लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे। यही मुद्दा है आज का एडिटोरियल का जो द हिंदू में छपा हुआ है। इसमें साउथ के जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, वो बोल रहे थे कि मैं हिंदी को कंपलसरी नहीं करूँगा, मैं हिंदी नहीं डालूंगा इसमें। क्यों? क्योंकि हमें अपने डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रमोट करना है, ना कि लैंग्वेज को। लैंग्वेज बैरियर नहीं बना चाहिए एजुकेशन डेवलपमेंट में। अगर कोई बच्चा साइंस में, मैथ्स में बहुत तेज है, पर उसे अगर लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा, उसे लैंग्वेज का उतना पकड़ नहीं है। सबका अलग अलग टैलेंट होता है, लैंग्वेज को उतना पकड़ नहीं है, पर वो उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल बहुत है मैथ और साइंस में। पर वो लैंग्वेज अगर बैरियर बन जाएगा तो उसका एजुकेशन और उसका जो टैलेंट है वो वहीं पर खराब हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं, इस आर्टिकल में वही है कि यहाँ पे वो हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे साउथ में। तो इसके अगेंस्ट में भी आर्टिकल लिखा हुआ है, इसे करना नहीं करने के पक्ष में, और इसके फेवर में भी लिखा हुआ है। तो दोनों पक्ष में है। इसका जो फेवर में है वो क्या, इसके अगेंस्ट में क्या है कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे अलग अलग स्टेट है हमारे यहाँ। तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है किसी की आप थोपो नहीं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज के बेसिस पे बटा हुआ है हमारा स्टेट, तो आप उसे अपने लैंग्वेज को, जो हमारा डाइवर्सिटी है, तभी यूनिटी में बदल सकता है, या यूनिटी तो है, ये यूनिटी मेंटेन तभी रख सकता है कि आप उस पर कुछ थोपो नहीं, उसको अपने हिसाब से, जो हमारा डाइवर्सिटी है, जो खूबसूरती है हमारे देश का, उसे आप मेंटेन रखो। तो ये उसके अगेंस्ट में ये बात कही गई थी। फिर अगर आप लैंग्वेज 3 लैंग्वेज का बैरियर डाल दोगे बच्चों पे, तो बर्डन ज़्यादा पड़ जाएगा, वो लैंग्वेज के पीछे पड़ के रह जाएंगे और आगे उनका एजुकेशन डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा ये था कि रिसोर्स कम है। जैसे बिहार और यूपी जैसे स्टेट हैं, वहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज अभी चल रहा है उसके लिए रिसोर्सेज है नहीं। आप अलग से और 3 लैंग्वेज डाल रहे हो तो रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो रिसोर्सेज का भी कमी है, ये भी उसके अगेंस्ट में है। तीसरा है पॉलिटिकल एंड कल्चर कंसर्न। मतलब ये है कि बहुत लोगों को हिंदी से डर होता है, साउथ के लोगों को, तो वो हिंदी से डर के उन्हें लगेगा उन्हें कुछ नहीं आता अगर हिंदी, क्योंकि कभी बिल्कुल भी हिंदी यूज नहीं होता है साउथ में। तो अगर उनको हिंदी नहीं आएगा और उन पर हिंदी थोप रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो फियर डेवलप होगा एक हिंदी का, तो उनके जो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था। इसके फेवर में क्या था कि अगर हम 3 लैंग्वेज को लागू करते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो क्रिएटिविटी होता है, लैंग्वेज सीखने से कहा जाता है कि दिमाग का क्रिएटिविटी बढ़ता है, तो वो बढ़ेगा बच्चों में। 3 लैंग्वेज को वो पकड़ आएगा उनमें, तो उनका जो टैलेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ेगा। दूसरा है नेशनल यूनिटी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउथ के जगह है वो भी हिंदी सीख लेंगे, हिंदी उनके कम्युनिकेट करने में, साउथ के लोगों से और नॉर्थ के लोगों से बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक, तो ये हो सकता है, आर्टिकल में ये सब लिखा हुआ है पेपर में। और तो इसका एक कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि आप बीच का रास्ता निकालो, आप इम्पोज मत करो, कंपलसरी मत करो। हाँ, ये निकाले हो जिसको जिस हिसाब से, जो स्टेट को सही लग रहा हो अपने इलाके के बच्चों को देखते हुए, वो उस हिसाब से अपना ये कर लेंगे। तो ये बीच का रास्ता हो सकता है कंक्लूजन। इम्पोज मत करो, आप नेशनल पॉलिसी बना दिए हो तो ठीक है, पर उसे कंपलसरी नहीं करना है। अब देखते हैं जन आरोग्य योजना के बारे में। 3200 हॉस्पिटल को पैनलाइज किया गया है। न्यूज़ में ये है कि वो लोग प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना, इसके तहत उसमें ये हुआ है कि वो जितने भी, ये दोनों के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी है और पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के लिए भी दोनों लागू होता है। पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं, रजिस्टर करवा दिए हैं अंडर पीएम जन आरोग्य योजना के अपने हॉस्पिटल को, और फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब जो लोग ज़्यादा बीमार नहीं है उन्हें भी एडमिट कर लेते हैं और बोलते हैं चलो तुम्हारे कार्ड से पैसा तो आ ही जाएगा। तो बहुत सारे हॉस्पिटल फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, इसलिए इसे पैनलाइज किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जन आरोग्य योजना में है क्या। इसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को। ये किसके लिए है, तो 10 करोड़ फैमिली को फायदा होगा। 10 करोड़ फैमिली मतलब अगर हर फैमिली में 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। क्या इसका नियम है, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली दे सकते हैं, पर इंडिविजुअल नहीं, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। इतना तक ये सरकार या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में तक का हेल्थ का खर्च दे सकते हैं। और ये किसके लिए हो सकता है, जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, मतलब जिसके पास, जो हर किसी के लिए नहीं होगा, ये SC ST के लिए हो सकता है, और जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास है ये रजिस्टर है और SC ST के लिए हो सकता है। हाँ, और 70 साल से जो अभी ये मॉडिफाई किया गया इस योजना में, रिसेंटली मॉडिफाई किया गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 70 साल या 70 साल से एवं है, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, तो उनको इसके अंदर रखा जाएगा। आयुष्मान भारत के अंदर उनका फ्री में इलाज हो सकता है 5 लाख तक का पर ईयर पर फैमिली। तो ये था इसका जन आरोग्य योजना के बारे में, इसका कुछ फैक्चुअल था। अब देखते हैं UN का क्या है। देखो, बेंजामिन नेतन्याहू, ये कौन है, इजराइल के लीडर है। अब देखना जा करके न्यूज़ में इजराइल कहाँ पे है और कितना जगह उसका पैलेस्तीन का भी है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक उसका बचा हुआ है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो UN इसे जेनोसाइड का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, ये अभी बोले हुए हैं कि जहाँ भी ये मिल रहा है, जो भी देश में मिल रहा है, उसे इसे अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत जेनोसाइड का आरोप है। मतलब ये पैलेस्तीन पे मारकाट बहुत किए। जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, मतलब अंधाधुंध नरसंहार हुआ। तो इसके वजह से इन्हें कोई भी कंट्री में अगर दिखे जो इसका मेंबर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो उससे वो अरेस्ट करना होगा। अब हम देखते हैं 2 तरीके का कोर्ट होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसको 1945 में बनाया गया था, इसे बनाया गया था 2002 में। इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, वर्ल्ड कोर्ट। ऑफिशियल कोर्ट या वर्ल्ड कोर्ट, ये इंडिपेंडेंट होता है। कभी कभी UN इसे सपोर्ट कर देते हैं, मतलब UN सपोर्ट करते हैं, पर ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड दोनों को, इसका भी हेग नीदरलैंड। पीस पैलेस एक जगह है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड के अंदर हेग में। ये सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, और ये है क्रिमिनल कोर्ट। इसमें 15 जज होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, इसमें 18 जज होते हैं। इसमें 9 ईयर का टर्म होता है जज का, इसमें भी 9 ईयर का टर्म होता है। अब इसमें जाने वाली ये बात है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें UN के जितने मेंबर हैं सब इसके मेंबर हो जाते हैं। पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के 123 मेंबर हैं, जिसमें इंडिया
यूएसए, चाइना, यूक्रेन और रसिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट। ये होता है कंट्री टू कंट्री, किसी कंट्री का एक कंट्री से डिस्प्यूट हो रहा है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। पर ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए होता है। इंडिपेंडेंट मेंबर मतलब कोई इंडिविजुअल के लिए, जैसे एक कोई इंडिविजुअल पे आरोप लगा है कि आप ये प्रॉब्लम है हुआ है, तो हम इसके पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम होगा हम खुद से डील कर लेंगे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हम वो सुलझा लेंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे। ये रोम के द्वारा बनाया हुआ है। जब कोई एक देश दूसरे कोई इंडिविजुअल पर, जैसे अभी बेंजामिन नेतन्याहू पे इंडिविजुअल पे ये क्राइम ये आया है आरोप, इसमें गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि ये बहुत सारा नरसंहार हुआ है तो इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। तो ये क्रिमिनल कोर्ट है क्योंकि इन्हें जेल या अरेस्ट कर सकते हैं। और इसमें समझा के बात, जैसे अगर समुद्र के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है दो कंट्री का, इतना समुद्र का पार्ट मेरा होना चाहिए, इतना आपका होना चाहिए, ये डिस्प्यूट है, तो ये जा सकते हैं कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये न्यूज़ पिंक न्यूज़ था जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके बैकग्राउंड के साथ हम समझ गए। इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर है। कौन इंडिया के साथ कौन कौन नहीं है? यूएसए, इंडिया, चाइना, यूक्रेन और रसिया, जो इसका पार्ट नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ टर्म, जैसे POLG, ये एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। ये अभी न्यूज़ में था, अभी पूछ लिया जाएगा ये टर्म कि POLG पॉल्ग क्या है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जेनेटिक डिजीज है। जो 22 साल के यंग प्रिंस थे लग्जमबर्ग में, उनका इससे डेथ हो गया। 22 साल के जो लग्जमबर्ग के प्रिंस थे उनका डेथ हो गया इस बीमारी से, जेनेटिक डिजीज है। पोल ये टर्म है, ये आप याद रख सकते हो। दूसरा है फ्यूगो वोल्केनो। फ्यूगो वोल्केनो पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है। अभी रिसेंटली ये इरप्शन हुआ, ये वोल्केनो का रिसेंटली इरप्शन हुआ। ये पैसिफिक ओशन के अंदर में है, पैसिफिक ओशन के अंदर में है, जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। ये दूसरा टर्म हो गया फ्यूगो वोल्केनो, पोल फ्यूगो, दो याद रख सकते हो। तीसरा है प्रतिबिंब मॉड्यूल। प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या होता है? अगर ये पूछा जाए ये प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या होता है? प्रतिबिंब मॉड्यूल एक साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो साइबर क्राइम जो भी होता है उसे पकड़ने के लिए ये काम आएगा प्रतिबिंब मॉड्यूल। इस साइबर क्राइम का एक और है जिसे आप याद रख सकते हो, जिसको समन्वय बोलते हैं, समन्वय प्लेटफॉर्म। ये जो साइबर क्राइम को पुलिस या कोई भी ऑफिशियल इसे यूज कर सकते हैं। प्रतिबिंब मॉड्यूल साइबर क्राइम में यूज होता है। तीसरा एक है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पे है? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में। यहाँ पे अभी आग लग गया था जंगल में, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारा 50 हेक्टेयर तक का जमीन वाइल्ड फायर हो गया था। क्या होता है? वाइल्ड फायर हुआ था। तो ये यहाँ क्योंकि वाइल्ड फायर हुआ है, बहुत सारा जमीन में वहाँ पे जानवरों को बचा लिया गया, ये अलग बात है। पर सज्जनगढ़ ये न्यूज़ में आ गया, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर राजस्थान, बस इतना याद रखना है। यहाँ वाइल्ड फायर हो गया था इसीलिए न्यूज़ में। पोल, फ्यूगो, प्रतिबिंब मॉड्यूल और सज्जनगढ़, ये चार कितना टर्म हो गया? 1 2 3 4। समन्वय भी याद रख सकते हो, समन्वय भी साइबर क्राइम से ही रिलेटेड है, समन्वय और प्रतिबिंब मॉड्यूल। तो 5 टर्म आप याद रख सकते हो जो न्यूज़ में रिसेंटली था। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कल लेकर के आएंगे, जो भी न्यूज़ में टर्म होगा वो लेंगे और कुछ न्यूज़ उसके आर्टिकल को कोरिलेट करके समझेंगे। एक और आर्टिकल में एक टर्म था जिसे बोलते हैं जेंडर बजटिंग का मतलब पूछ सकते हैं। तो जेंडर बजटिंग का मतलब होता है कि
इक्वालिटी लाना, जहाँ पे लड़की कम है तो वहाँ लड़की को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हो, जहाँ बॉयज़ लड़कियाँ ज़्यादा है बॉयज़ कम है तो बॉयज़ को देते हैं प्रेफरेंस। क्यों? इक्वालिटी को लाना होता है, ये नहीं कि लड़की को ज़्यादा बढ़ावा दिया, ऐसा नहीं, वो देखते हैं कि कहाँ पे क्या कम है, उसे बोलते हैं जेंडर बजटिंग। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर SC ST जेंडर के अंदर भी देखते हैं कि वहाँ जनरल है SC ST है तो इसे भी इक्वालिटी लाना होता है। तो ये कुछ टर्म था, कुछ न्यूज़ था। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, जहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, मेरा कुछ गलती हुआ तो आप बताना, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर कुछ न्यूज़ के साथ में।